अब ये सब सुनने के बाद लू का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे पता नहीं था कि रोंग बस उसका इस्तेमाल कर रही है। अगले सीन में हमें रोंग और रोंग के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि पहले से ही रोंग के ग्रैंडफादर का यही प्लान था कि वो लू के मदद से बाकी सारे ब्रशेस को खोजेंगे। अब ये सब सोच के जब लू बाहर चल रहा होता है तभी उसको वही रेड ड्रेस पहनी वाली लड़की दिखती है। ये वही लड़की है। अगर आप याद करोगे तो पहले ये बिल्कुल ही इलीगल तरीके से एक टेंपल पे घुसना चाहती थी। वो यहाँ पर आके लू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। उस रोंग ने तुमको धोखा दे दिया लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलके रोंग और उसके ग्रैंडफादर से पहले 7 कोलोसल ब्रश को खोज सकते हो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक बार धोखा खाने के बाद बार बार धोखा नहीं खाते। तब लू कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन तब वो रेड ड्रेस वाली लड़की लू को जबरदस्ती उसके साथ खींच के ले जाती है। यहाँ पर लू चाहता तो ना बोल सकता था, लेकिन लू की मस्ती तो देखो। और इसी मस्ती के चक्कर में वो फिर से मैनिपुलेट हो जाता है और हमें पता ही है कि ये लाल ड्रेस वाली लड़की कोई अच्छी लड़की नहीं है। तब वो रेड ड्रेस वाली लड़की लू को कोने में ले जाती है और फ्लर्ट करने के बहाने उसको बेहोश कर देती है। और उसके बाद वो लड़की लू को कार में भर के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रोंग और येन को देखते हैं जो कि लू को खोज रहे थे, लेकिन लू का तो कोई अता पता ही नहीं था। दूसरी तरफ हमें फिर से लू को दिखाया जाता है जो कि कार की डिक्की में बंद था और उसे जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि उसके पावर्स को सील कर दिया गया है। तब वो लेडी उसको एक मंदिर में ले आती है और कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो इस मंदिर में तुम्हें अभी इसी वक्त मार के तुम्हारे अंदर से उस ब्रश को ले सकती हूँ। और तब लू के अंदर से उस ब्रश को लेने के लिए वो लेडी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक लू के ऊपर करती है। लेकिन तभी अचानक से उस अटैक को किसी ने रोक दिया था। तभी हमें एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही टकला था। तब वो अननोन पर्सन उसके स्टूडेंट को बुलाता है जिसका नाम जू था और कहता है कि जल्दी से जल्दी उस लेडी को मार गिराओ। जहाँ पर जू और वो लेडी फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो लेडी भी काफी ज्यादा कमजोर नहीं थी। हम देखते हैं कि वो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा फाइट चलता है, लेकिन आखिर में जू थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग निकलता है और इस फाइट को जीत जाता है। लेकिन आखिर में कुछ भी करके वो लेडी वहाँ से भागने में कामयाब रही थी। इसके बाद ही हमें वो टकले आदमी का नाम बताया जाता है जो कि मास्टर बेड था। अब ये सब खत्म होने के बाद मास्टर बेड लू से पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ब्रश है क्या, मैं सही बोल रहा हूँ? तब लू कहता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई भी ब्रश नहीं है। मास्टर बेड कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ब्रश है और ये मैं सेंस कर सकता हूँ। तब लू एक फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन तभी मास्टर बेड कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें हार्म पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, ना ही मैं तुमसे कोई फाइट करना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारे अंदर मौजूद वो ग्रीन कोलोसल ब्रश के बारे में थोड़ा सा और जानना है। तब मास्टर बेड लू को एक पुरानी कहानी के बारे में बताते हैं। बहुत सालों पहले की बात है, मैं और रोंग के फादर बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रोंग के फादर वहाँ से डिसअपीयर हो गए और आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। तुम्हारी हेल्प से मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि रोंग के फादर अभी कहाँ हैं और कैसे हैं। तभी अचानक से मिस्टर बेडी को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो कोई और नहीं येन था। इसको देखने के बाद लू सबको शांत करवाता है और कहता है कि येन मेरा दोस्त है। लू जब मुसीबत में था तो उसने येन को कॉल किया था, जिस वजह से येन यहाँ पर आ गया था। लेकिन तभी मिस्टर बेडे और बाकी सभी को फिर से एक जन की आने की प्रेजेंस महसूस होती है और ये प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तब मास्टर बेडे अपने मैजिक की मदद से सबको डिसअपीयर कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आया था जिसका नाम किंग था और वो वहाँ पर एक पर्सन को लेके आया था जिसके अंदर से उसको ब्रश निकालना था। दरअसल ये जगह या फिर ये टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहाँ किसी भी पर्सन के अंदर से ब्रश को निकाला जा सकता है। इसके बाद ही किंग उस ब्रश को उस बॉडी के अंदर से निकालने का प्रोसेस चालू करता है। धीरे धीरे उस पर्सन के अंदर से सारी स्पिरिट निकल के एक ब्रश का फॉर्म ले रही थी और जब उसका ब्रश निकालने का काम हो जाता है तो उसके बाद किंग एक चाकू लाता है जिससे कि वो उस पर्सन को मारने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू, येन और बाकी सारे लोग मिस्टर बेडी को छोड़ के सारे लोग उधर से निकल आते हैं, क्योंकि उनसे ये चीज नहीं देखा जाता कि उनके सामने ही एक पर्सन की मौत हो रही है। क्योंकि सब लोग निकल ही चुके थे तो मिस्टर बेडी को भी वहाँ से निकलना ही होता है। तब किंग लू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि लू के अंदर भी 7 कोलोसल ब्रशेस में से एक ब्रश मौजूद है और जो पर्सन से वो ब्रश को अभी एक्सट्रैक्ट किया वो पर्सन के अंदर भी एक 7 कोलोसल ब्रशेस में से एक ब्रश मौजूद था। तब जैसे ही किंग लू के ऊपर हमला करता है तो लू अपनी पावर को समन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता।
वो तो अच्छा हुआ कि जू ने सही टाइम पे लू को बचा लिया था। ये देख के मास्टर बेडे कहते हैं कि लू तुम पीछे रहो क्योंकि तुम्हें अभी तक पूरी तरीके से ब्रश को यूज करना शायद नहीं आया है। दूसरी तरफ जू अभी भी किंग से लड़ रहा होता है। जू बहुत ही अच्छा टक्कर किंग को दे रहा था। वेल उसे कोई मैजिक यूज करना तो नहीं आता, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही किंग को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मैजिक की मदद से अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमले को प्रिपेयर करता है और उसके बाद कहता है कि इस पॉइंट पे तुम कुछ भी कर लो, तुम बच नहीं सकते, तुम सब मारे जाओगे। दूसरी तरफ हम मास्टर बैडी को देखते हैं जिसे सब कुछ समझ आ गया था और वो वहाँ पर एक बैरियर बनाता है। लेकिन इस बैरियर को भी किंग बहुत ही आराम से तोड़ देता है और एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करता है। लेकिन जू सामने आके खुद को सेक्रीफाइस करके सबको बचा लेता है। अब इस पॉइंट पे किंग काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गया था। वो आराम से मास्टर बैडी से लू और येन को छुड़ा के अपने पास ले लेता है। लेकिन तब किंग का ध्यान उस पर्सन की तरफ जाता है जिससे कि वो ब्रश को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। अभी किंग को उसके ऊपर पूरा फोकस लगाना होगा, नहीं तो ब्रश एक्सट्रैक्ट वो नहीं कर पाएगा। तब वो लू और येन को साइड में रख के ब्रश को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है। दूसरी तरफ येन और लू काफी ज्यादा मुसीबत में थे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर वो लोग वहां से कैसे निकलेंगे। तब हम देखते हैं कि किंग फिर से जब लू और येन को पकड़ने आता है तब येन अपने हाथों की मदद से उस पावर्स की मदद से किंग को छू देता है। जैसे ही येन किंग को छूता है तो किंग के पास जो ब्रश था वो फिर से उस पर्सन के अंदर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि लू को पता चलता है कि येन के पास दो पावर्स है, एक पावर हील करने की और एक पावर पास्ट में जाने की। तब हम देखते हैं कि किंग उन दोनों को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले को प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन तब किंग का हमला मिस हो जाता है और वो हमला सीधा जाके ब्रश पेन पे लगता है और वो ब्रश पेन जाके सीधा फिर से लू के अंदर चला जाता है। 2 मिनट के लिए तो वहाँ पर सारे लोग ही चुप हो गए थे क्योंकि इस वर्ल्ड में ये इम्पॉसिबल है कि किसी एक पर्सन के अंदर 2 स्पिरिट ब्रश चला जाए। हम लू को देखते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और यहाँ तक किंग के सामने लू ने अपनी नई पावर को दिखा दी थी। उस वक्त के लिए किंग वहाँ पर बिल्कुल ही डर चुका था जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसने इतनी जल्दी अपनी नई पावर को आइडेंटिफाई भी कर लिया और उसे यूज करना भी सीख गया। लेकिन तब लू काफी थक गया था और वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैंने अपनी नई पावर को नहीं सीखा है। वो कहता है कि मैंने बस एक पोएम को रिसाइट किया था जिससे कि बस उसकी इमेजिनेशन बनी थी। इन रियलिटी उस ब्रश को मुझे चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद ही मास्टर बेडे आते हैं और लू की बॉडी को चेक करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन लू ने 2 ब्रशेस को फ्यूज करने में कामयाब रहा था। देखा जाए तो इससे पहले भी एक पर्सन ने जबरदस्ती ऐसे करने की कोशिश की थी लेकिन कुछ देर बाद ही वो मारा गया था। इससे पहले इस दुनिया में कोई भी नहीं आया जिसके पास 2 ब्रशेस हो। इसके बाद ही वहाँ पर एक लेटर भी आता है जो कि रोंग की तरफ से था। उस लेटर को पढ़ने के बाद लू कहता है कि मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर रोंग मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है या सिर्फ मेरा फायदा उठा रही है। वेल येन कहता है कि तुम्हें एक और बार रोंग को मौका देके देखना चाहिए। दूसरी तरफ हम लू, मिस्टर बैडे और येन को देखते हैं जो कि जाते हैं उनके विलेज में ताकि किसी भी तरीके से हो, लेकिन लू के अंदर से जो 2 ब्रशेस हैं उनमें से एक को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि अगर ये ना किया जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लू कब तक जिंदा रहेगा। अब लू, येन और मिस्टर बेडे उस विलेज के चीफ के पास जाते हैं क्योंकि अगर सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को होगी तो वो विलेज का चीफ ही होगा। जब चीफ ये सुनता है कि लू ने खुद के अंदर 2 ब्रशेस को एब्जॉर्ब किया है, वो भी बिना किसी हार्म के, तब वो कहता है कि शायद तुम्हारी बॉडी थोड़ी डिफरेंट है और तुम चाहो तो बहुत ही अच्छे और आगे तक जा सकते हो। लेकिन तब लू कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी प्लीज आप कुछ भी करके मेरे अंदर से ब्रश को निकाल दीजिए क्योंकि मैं सिंगल नहीं मरना चाहता। अब लू की दुख भरी कहानी सुनने के बाद चीफ कुछ करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को लू के साथ अटैच कर लेता है और कोशिश करता है कि वो लू के अंदर से एक ब्रश को निकाल ले और ये चीज काफी ज्यादा हार्ड थी और ये करते करते चीफ काफी ज्यादा थक गया था। चीफ कुछ देर के लिए बैठा ही था कि अचानक से कहीं से हमला होता है और चीफ की जान चली जाती है। एक विलेज का चीफ अचानक से मर जाना कोई छोटी बात नहीं है, जिस वजह से पूरी विलेज में अफरा तफरी मच जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जो ये सब वहाँ पर देख के सबको बता देती है। लू और मास्टर बेडे काफी ज्यादा मुसीबत में थे क्योंकि सब समझेंगे कि उन दोनों ने ही चीफ को मारा है, जिस वजह से वो लोग एक सीक्रेट जगह पर भागते हैं। वो दोनों एक टेम्पल के पास आते हैं जिसके साइड में से एक रास्ता निकलता है एक लाइब्रेरी का। मास्टर बेडे
बैडे कहते हैं कि इस लाइब्रेरी के बारे में किसी को भी शायद नहीं पता, तो यहाँ पर रहना भी के लिए सबसे हमारे लिए सेफेस्ट होगा। लेकिन ये लाइब्रेरी कोई नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी होगी और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम गए तो हम मारे जाएंगे। अब जैसे ही वो लोग लाइब्रेरी में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी हैंडराइटिंग में कुछ लिखी हुई थी और हम देखते हैं कि साथ ही में वहाँ पर बीच में बहुत सारे ब्रशेस भी रखे हुए थे। अचानक ही उन ब्रशेस को लू और मिस्टर बैडे के प्रेजेंस महसूस हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और अभी इनमें से कुछ ब्रशेस मॉन्स्टर के फॉर्म ले चुके थे। तब हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर्स ब्रश पपेटियर्स है, जिनको सिर्फ साउंड सुनाई देता है, इनको दिखाई नहीं देता। तब लू इसी चीज का फायदा उठा के वहाँ पर मौजूद सारे ब्रश पपेटियर्स को मार डालता है। वह लू की फाइटिंग स्किल्स देख के मास्टर बैडी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। इसके बाद ही वो लोग वहाँ पर मौजूद सारे सिंबल्स को देखने लगते हैं और हमारा जीनियस टकला यानी कि मास्टर बैडी ये निकाल लेता है कि कहां पर एग्जिट हो सकता है। वो लोग एग्जिट के पास जाते हैं लेकिन वहां पर कोई भी डोर नहीं था। लू को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था कि उनको यहाँ से निकलना ही होगा, जिस वजह से वो गधा अपना दिमाग को यूज नहीं करता और अपने मैजिक पावर को समन करके उस गेट को ही तोड़ देता है और उसके बाद मास्टर बैडी को कहता है कि जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ तो ऐसा ही होता है। बाकी दूसरी तरफ मास्टर बैडी काफी ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आखिर चीफ कैसे मारे गए और हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज बताई जाती है। आखिरकार चीफ मास्टर बैडी के खुद के फादर थे। वेल अब दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि लू फाइनली येन को खोज लेता है। रात हो चुकी थी लेकिन लू सो नहीं पा रहा था। उसे क्या पता कि अगर वो आज रात सो जाए तो कल सुबह वो उठे या ना उठे। तब वो अपने नए ब्रश को समन करता है और उससे पूछता है कि आखिर मैं तुमको अलग कैसे करूं। लेकिन ब्रश वापस उसको एक खाली पेज दे देता है, यानी कि लू की तरह लू का ब्रश भी बिल्कुल ही गधा है। यहाँ हमें एक और शॉकिंग चीज पता चलती है। लू का जो सेकंड ब्रश है यानी कि ये येलो वाला ब्रश, लू जब इसका इस्तेमाल करेगा तब तक लू की लाइफ धीरे धीरे खत्म होते जाएगी। तब लू सोचता है कि क्या उसे रॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर येन कहता है कि लड़कियां सिर्फ तुम्हें स्लो कर देगी, चिंता मत करो, मैं जू और मिस्टर बैडे तुम्हारे साथ ही हैं। तब लू कहता है कि मास्टर बैडे ने चीफ की डेथ के बारे में जू को बताने से मना किया है, क्योंकि अगर जू को पता लगा कि चीफ मर चुका है तो वो जरूर उस विलेज में वापस भागने की कोशिश करेगा। तो वो लोग एक बहाना बनाते हैं और सो ही जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कुछ अननोन पर्सन्स बाहर से लू और येन को देख रहे थे और उनके साथ ही वहाँ पर किंग भी बैठा हुआ था और तब वो कहता है कि चीफ के मरने के पीछे सिर्फ और सिर्फ लू का हाथ है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हमारे बंदे एक टेम्पल पर जाते हैं। उस टेम्पल पे एक बहुत ही ओल्ड मॉन्क रहता था जिसका नाम जोंग था। वो कुछ काम करने जा ही रहे थे लेकिन मानो क्या हुआ होगा, उनके ऊपर फिर से किसी ने अटैक कर दिया था। तभी हमें वहाँ पर मौजूद अटैकर को दिखाया जाता है जिसका नाम शिव था। लू को तो अभी इन सब अटैक्स की आदत पड़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें एक और अटैकर दिखाया जाता है जो कि काले कोट में था और इस बंदे ने अपने मैजिक को येन के ऊपर अप्लाई किया था, जिससे येन इसके खुद के ही एक डायमेंशन में आ गया था जहाँ पर कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ब्रशेस एग्जिस्ट करते हैं। तब वो बंदा कहता है कि ये मेरा डायमेंशन है और यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, कुछ भी करके मेरे मुंह से लू का नाम बुलवाओ और तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। येन यहाँ पर बिल्कुल ही बुरी तरीके से फंस चुका है। अब येन को अपनी राइमिंग स्किल्स तो दिखानी ही होगी। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के भाग रहा था, लेकिन तब अटैकर शिव उसके ऊपर हमला करती है और कहती है कि हमारे चीफ को मार के तुम ऐसे नहीं भाग सकते। तब लू खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर से एक स्वॉर्ड को समन करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा वीक था। लू तो अपनी पावर्स को फिर से समन करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी काम नहीं करता। लू अभी अटैकर शिव से काफी ज्यादा बुरा पिट रहा था, लेकिन तब अटैकर शिव सामने आती है और कहती है कि चिंता मत करो, तुम सिर्फ अकेले नहीं पिट रहे, तुम्हारे दोस्त तुमसे भी ज्यादा बुरा पिट रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि येन अभी भी उसी के वश में होता है, जहां दूसरी तरफ जू को किंग मिल के मार रहा था। अब प्रेजेंट में अटैकर शिव लू को मारने ही वाली थी, लेकिन तब लू स्माइल करता है और वहां पर धुआं करके वहां से बच जाता है। बाद में वो एक ड्रैगन समन करके लड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़ नहीं पाता। लू सोच रहा था कि आखिर इस लड़की के पास कैसा ब्रश है। दूसरी तरफ हमें येन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी जगह पर फंसा हुआ था, लेकिन तब वो दिमाग लगाता है और कहता है कि मेरे पास अपने कोई पोएम्स है ही नहीं जिससे मैं राइम करूं। तब सामने खड़ा अटैकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें एक कला को इज्जत देनी नहीं आती, तुम एक ब्रश पेन के हकदार नहीं हो।
और यही सेम चीज येन का प्लान भी था। येन का प्लान था कि वो धीरे धीरे उसको भड़का दे जिससे कि ये बैरियर कमजोर होने लगे। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि कुछ देर बाद ही वो बैरियर इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि येन उसको आराम से तोड़ देता है। येन बाहर आके जब लू की तरफ देखता है तो लू की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। मतलब वो लड़ तो नहीं पा रहा था लेकिन मरा भी नहीं था। और तभी उन दोनों की फाइट बीच में इंटरप्ट होती है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है और हमें दिखाया जाता है कि कहीं से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ह्यूज क्रिएचर अपीयर हो जाता है जो कि श्योरली काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा था तो उसे हिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। देख के ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर अटैकर शिव के ऊपर हमला करना चाहता है। लेकिन लू के अंदर का जो प्यूपिल ब्रश यानी कि वो येलो ब्रश था वो खुद ब खुद मूव करता है और अटैकर शिव को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। हालांकि शिव को लग रहा था कि लू उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद ही शिव वहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन लू को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तब लू को इतना समझ आ ही जाता है कि ये नया ब्रश शिव को बचाना चाहता है। तब लू के दोस्त अपनी जान को खतरे में डाल के उस मॉन्स्टर का ध्यान को डाइवर्ट करते हैं और अटैकर्स वहाँ से भाग जाते हैं ये सोच के कि बाद में वो लू से बदला लेंगे। हालांकि ये चौंका देने वाली बात थी कि मॉन्स्टर के पास लॉन्ग रेंज डिस्टेंस अटैक्स भी हैं। हालांकि लू के बनाए हुए मैजिक बैरियर से वो अभी तक बचा हुआ है। येन कहता है कि मेरे को भी सिखा दो कि आखिर एक ब्रश की मदद से बैरियर कैसे बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लू को कोई आइडिया ही नहीं था क्योंकि उसकी प्यूपल ब्रश यानी कि वो येलो वाली ब्रश ये सब खुद ही कर रही थी। मॉन्स्टर से बचने के लिए वो लोग भाग रहे थे लेकिन भागते भागते वो लोग फिर से मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं। ये सब देख के वहाँ पर मौजूद अटैकर कहता है कि अभी के लिए हमें टीम अप कर लेना चाहिए। वो अटैकर वहाँ पर अपना एक बैरियर बनाता है और लू को कहता है कि अपने बैरियर को इसमें मर्ज कर दो ताकि वो दोनों मिलके वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना पाए। लेकिन ऐसा कैसे करते हैं इसके बारे में लू को बिल्कुल भी नहीं पता था। तब वहाँ पर शिव कहती है कि ये काफी ज्यादा आसान है, तुम्हें बस अपने ब्लड फ्लो के अंदर तुम्हारे मैजिक माना को फील करना है। लू इन बातों को सही टाइम पे समझ जाता है जिस वजह से वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं। वहाँ से एक सेफ डिस्टेंस पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक मॉन्क का रूप ले लेता है और चिया नाम के किसी एक पर्सन को वहाँ पर बुलाने लगता है। तब उस चश्मे पहने हुए असैसिन को समझ आता है कि आखिर ये कौन है। बहुत समय पहले की बात है, वहाँ पर एक किंग हुआ करता था और उस किंग का एक डिसाइपल था जिसका नाम काय था। लेकिन एक बार काय ने उसके मास्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज एक बंदे को शेयर कर दी थी जिसका नाम चिया था। और क्योंकि काय ने मास्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चिया को दे दी थी जिस वजह से काय के ऊपर से मास्टर का भरोसा बिल्कुल ही उठ चुका था। और हमें बाद में पता चलता है कि चिया एक और एम्परर के लिए काम कर रहा था और उसने सीक्रेटली काय से सारी इन्फॉर्मेशन मास्टर के बारे में निकाल के मास्टर को मार दिया था। और जो चीज अभी हमें प्रेजेंट में दिखाई जा रही है वो काय की एक एनर्जी है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और चिया को खोज रहा है। दूसरी तरफ हम लू, येन और बाकी असैसिन्स को देखते हैं और लू की येलो वाली ब्रश नहीं पता कैसे लेकिन एक जगह पर पॉइंट कर रही थी। तो उन्हें लगता है कि अगर वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दे तो काय की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन तब असैसिन्स कहते हैं कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है और अगर हम बाहर जाए भी तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम होगा उस चीज से बचने के लिए। तब येन कहता है कि अगर तुम लोग बिल्कुल भी डैमेज होते हो तो मैं तुम लोग को हील कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास जितनी एनर्जी है मैं तुम लोग को सिर्फ 9 बार ही हील कर पाऊंगा। तब हम देखते हैं लू, येन और शी इस खतरे को उठा के बैरियर से बाहर निकलते हैं। लेकिन निकलते साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो जाते हैं और दोनों को हील करते करते उनके पास बस 6 ही चांसेस रह जाते हैं। इसके बाद ही फिर से लू के ऊपर हमला होता है लेकिन शी उसको बचा लेती है। लेकिन शी फिर से डैमेज हो जाती है जिसके वजह से येन को उनको फिर से हील करना पड़ता है और उनके पास अभी सिर्फ 3 ही चांसेस बचे हैं। और ऐसे करते करते ही अभी येन के पास सिर्फ लास्ट चांस ही बचा होता है। लेकिन तब शी बहादुरी दिखाते हुए कहती है कि मुझे और हीलिंग की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके थे जहां येन अपना फाइनल हीलिंग फिर से शी के ऊपर इस्तेमाल करता है और शी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और उसके बाद ही अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है और फाइनली जिस चीज को उन लोग को डिस्ट्रॉय करना था वो लोग उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
वो लोग बहुत ही दूर जाके गिरते हैं, लेकिन तभी अलग सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं था। वो बहुत सारे फॉर्म्स बनाकर उनकी एनर्जी को पानी के अंदर भेज रहा था। तब हम देखते हैं कि वो घोस्ट एक ब्रश का रूप ले लेता है, लेकिन सब लोग तब चौंक जाते हैं जब वो लोग देखते हैं कि लू का ब्लू ब्रश जाके उस ब्रश से बात करने लगता है और इवेंचुअली हमें पता चलता है कि ये ब्रश भी 7 ड्यूक्स में से एक ब्रश है। दूसरी तरफ हम उस घोष को देखते हैं जो कि रो रहा था और उसके बाद फाइनली वो कहता है कि अभी मैं अच्छे से जा सकता हूँ और इसके बाद ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद ही हम उस असैसिन को देखते हैं जो कि उस क्लाउड ब्रश को लेना चाहता था, लेकिन उस असैसिन के उस ब्रश को लेने से पहले ही वहाँ पर रोंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो असैसिन पूरी तरीके से जम जाता है क्योंकि वहाँ पर रोंग भी आ चुकी थी। रोंग वहाँ पर आने के बाद कहती है कि कोई भी ब्रश को नहीं ले सकता क्योंकि 7 ड्यूक ब्रशेस बिल्कुल ही भाई बहनों की तरह होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्लाउड ब्रश की यहाँ पर रुकने की बस एक ही वजह है क्योंकि लू के पास येलो और ब्लू ब्रश मौजूद है। और ये सब सुनने के बाद लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक बार फिर से रोंग और रोंग के ग्रैंडफादर ने लू का बस इस्तेमाल किया। वो लोग बस लू के हेल्प से क्लाउड ब्रश को खोजना चाहते थे। लू इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो यहाँ पर रोंग के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन लू के ग्रैंडफादर ने उस अटैक को वापस लू के ऊपर ही भेज दिया था। तब हम देखते हैं रोंग लू को संभालने आती है और तब हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि कहता है कि चिंता मत करो, इससे तुम्हारी भलाई ही होगी। तब हम देखते हैं लू को जो कि रोंग के हाथों को अपने ऊपर से हटाता है और कहता है कि तुम मेरे को मत छूना, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद रोंग और रोंग के ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग भी आ जाता है जो कि बाकी दोनों असैसिन्स को वहाँ से ले जाता है क्योंकि उनका ब्रश होल्डर वैसे भी टूट चुका है। तो वो लोग लू, येन और बाकी सबको अपने कब्जे में करके वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हमें किंग और बाकी असैसिन्स को बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर असैसिन शी कहती है कि हम पहले लू और येन की जांच करना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर हमारे चीफ कैसे मारे गए। वहाँ पर तो किंग हाँ बोल देता है, लेकिन बाद में किंग बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि आखिरकार किंग ने ही तो उनके चीफ को दूर से मारा था ताकि लू और येन और साथ ही में मास्टर बेड के ऊपर वो इल्जाम लग जाए और उनको पकड़ना आसान हो जाए। तब किंग डिसाइड करता है कि सबसे पहले जाके वो लू और येन को मार डालेगा जिससे कि कोई भी सीक्रेट बाहर ही ना आए। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो किंग ये देख के शॉक हो जाता है कि शी वहाँ पर पहले से थी और उसने लू को जान से मार दिया था। और इसके बाद वो कहती है कि मैं बस अपने चीफ के मारे जाने का इनसे बदला ले रही थी क्योंकि इनके पास से मेरे को ये चीज मिली। उस चीज को देखने के बाद किंग कहता है कि हाँ यही तो चीफ है, लेकिन तब शी पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये चीफ है क्योंकि इससे पहले तुमने चीफ को कभी भी नहीं देखा। लेकिन तब वो एक झूठ बोलता है और कहता है कि आईडी में पहले से चीफ का नाम लिखा हुआ था, लेकिन असल में वहाँ पर चीफ का नाम था ही नहीं, वो असल में येन का आईडी पास था। अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक किंग का झूठ पकड़ा जा रहा था और इसके बाद ही ये रिवील होता है कि लू और येन मारे नहीं गए थे, वो लोग बस शी का साथ दे रहे थे ताकि वो लोग मिलके किंग का झूठ को सामने ला सके। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम फे था और वो कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है। किंग तब वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब फे नाम का वो बंदा किंग को नॉकआउट कर देता है और इसके बाद ही किंग को वहाँ पर टांग दिया जाता है। और तब फे अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है जिससे कि वो किंग के ब्रश को टेम्पररी वहाँ से बाहर निकलता है और इस तरीके से वो किंग से सब कुछ सच सच उगलवा सकता है क्योंकि किंग कुछ भी बोलने से मना कर रहा था, जिस वजह से फे को ये टेक्निक का यूज करना पड़ा। वो पूछता है कि आखिर तुम असल में कौन हो और किसके लिए काम करते हो। तो है कि तुम्हें कभी भी मेरे मास्टर के बारे में पता नहीं लगेगा क्योंकि वो एक इतना ज्यादा पावरफुल आदमी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और क्योंकि वो बोलने से मना कर रहा था तो उसके मुंह से खून निकल आता है। अब ये प्रोसेस तो आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि अब लू और येन यहाँ से निकल रहे थे जहाँ पर शी लू को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। तब लू कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया मेरे ब्रश ने किया। आखिर में फे कहता है कि तुम दोनों को थैंक यू बोलने के लिए हमारे क्लैन मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं और ये और कोई नहीं जू के फैमिली का हेड यानी कि वही ली था। तब लू को समझ आता है सबसे पहले उसके ऊपर जिसने अटैक किया था वो ली नहीं था, वो ली के भेष में कोई और पर्सन था। अब दोनों
दोनों ही एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर लू पूछता है कि क्या आपको कोई तरीका पता है जिससे कि मैं मेरे अंदर मौजूद दो ब्रशेस को अलग कर सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो लू को कहता है कि तुम एक जगह पर जाके देखो जिसका नाम ननरी है, वहाँ पर मौजूद लोगों के बारे में, इन सब के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। लेकिन वहाँ के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि वहाँ के लोग काफी ज्यादा डेंजरस है। वहाँ के कुछ लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और तुम्हें ब्रश पपेटियर्स भी बना सकते हैं। वो लोग अगर चाहे तो वो लोग तुम्हें गुलाम बनाकर रख सकते हैं, और क्योंकि तुम्हारे अंदर दो ब्रशेस मौजूद हैं तो वो लोग तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे। वो लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि ज़ूगे फैमिली और वाई फैमिली मिलके भी वो लोग को नहीं हरा सकते। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ूगे फैमिली ली और येन को वहाँ पर रखे हुए थे एज अ गेस्ट। वहाँ पर वो लोग उनकी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ले रहे थे। कुछ दिनों के लिए लू और येन काफी ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि आखिर ज़ूगे फैमिली उनके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं। तभी लू को मास्टर बैडे का एक मैसेज आता है, जहां वो कह रहा था कि उसके पास ननरी की कुछ इन्फॉर्मेशंस है और उसे एक गुड न्यूज भी मिली है दो ब्रशेस को स्प्लिट करने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कहता है कि ज़ूगे फैमिली एक बहुत ही बेकार फैमिली है, तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा। और तभी वहाँ पर शियो भी आ जाती है, जो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी यहाँ से निकलने में, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी चीफ के मरने के पीछे जिन जिन का हाथ है उन्हें मारने के लिए। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी रात वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब भी रहते हैं, लेकिन निकलने से पहले ही उनको वहाँ पर एक पर्सन दिखता है। लू, येन और शी तब हैरान थे जब वो पर्सन उन्हें रोकता नहीं है, लेकिन अभी वो लोग एक लूप में फंस चुके थे। वो लोग जितनी बार भी गेट से निकल रहे थे, वापस वो लोग मेंशन के अंदर आ जा रहे थे, और ये सब काम पक्का इसी बंदे का है। येन कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें इसे हराना ही होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने जाता है वो वापस वहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तब लू एक चीज नोटिस करता है और कहता है कि हम तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए, और तब वो तीनों ही अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन वो बंदा अभी भी चाहता तो तीनों की जगह को रिप्लेस कर सकता था, लेकिन क्योंकि उस बंदे ने येन की लोकेशन ट्रैक नहीं किया तो उसे नहीं पता कि आखिर येन कहाँ पर है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं। अब वो सब मिलके ननरी में जा रहे थे, तभी लू को एक कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल की तरफ से था। कॉल में वो कहता है कि मास्टर बैडे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। तभी लू डिसाइड करता है कि वो बाद में मास्टर बैडे को देखने के लिए जाएगा। अब सब लोग ननरी के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पर येन और शी जा रहे थे, और जाते वक्त वहां पर येन और शी को एक मारा हुआ आदमी दिखता है। दूसरी साइड में हम लू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि मास्टर बैडे को देखने आया था। लू के आते साथ मास्टर बैडे कॉन्शियसनेस में आते हैं और लू को कहते हैं कि चीफ जो कि मारे गए वो मेरे खुद के फादर थे, और उनके मारे जाने के पीछे मैंने जब इन्वेस्टिगेशन चालू की तो मुझे पता चला। लू, तुम्हें पहले से तो ये पता ही है कि वाई फैमिली और ज़ूगे फैमिली दुश्मन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम में मुझे पता चला कि वाई फैमिली और ज़ूगे फैमिली के बीच में एक ट्रेटर मौजूद है, यानी कि वो वाई फैमिली की हर इंफॉर्मेशन जाके ज़ूगे फैमिली को बताता है। मास्टर बैडी कहता है कि मैं उनके पीछे पीछे ही था और मैंने उनको बात करते हुए सुना कि वाई फैमिली और ज़ूगे फैमिली के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रशेस को वो लोग चुराने की कोशिश कर रहे थे। फर्दर जब मैंने उनका पीछा किया तो मैंने देखा कि वो दोनों ननरी के पास जा रहे थे, और वहाँ पर मैं पकड़ा गया और उन दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा मारा। और तभी लू को ध्यान में आता है कि येन और शी अभी ननरी के अंदर ही हैं। दूसरी तरफ येन और शी उस मरे हुए आदमी को देख रहे थे। शी काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मास्टर ने उससे कुछ छुपाया है। सब कुछ जानने के लिए येन और शी ननरी के अंदर भागते हैं। दूसरी तरफ लू येन को कॉल करता है, लेकिन येन उठाता नहीं है, तो लू वहाँ से निकलता है जल्दी से जल्दी उनके पास जाने के लिए। दूसरी तरफ लू और शी वहाँ पर पहुंच चुके थे, और वो लोग देखते हैं कि वही चश्मा वाला एसेसियन और साथ ही में मास्टर फे वहीं पर होते हैं, और वो लोग मौजूद वहाँ पर ननरी के मास्टर से लड़ रहे होते हैं, और उस ननरी के मास्टर के साथ उसका ट्रेटर भी था। शी बीच में कूद के उसका हेल्प करना चाहती थी, लेकिन तब येन उसको रोकता है और कहता है कि पहले सिचुएशन को अच्छे से समझ जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक पावरफुल ब्रश पपेट आ जाता है, और ननरी के ब्रश पपेट इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर वो चाहता तो उस चश्मे वाले एसेसियन को उधर ही मार सकता था। लेकिन तब मास्टर अपने ब्रश को समन करके अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है, और उसकी पावर को देख के येन भी चौंक गया था, क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा इंसेन थी, और एक सेकंड के अंदर ही उस ब्रश पपेट को वहाँ से हटा देता है।
तब वो देखता है कि इन सारे ब्रश पपेट को वहाँ पर मौजूद ननरी का मास्टर कंट्रोल कर रहा था। तब फे उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहाँ पर बीच में फिर से एक और ब्रश पपेट आ जाता है। तब ननरी का मास्टर वहाँ पर मौजूद सारे ब्रश पपेटियर्स की पावर्स को भी बढ़ा देता है, लेकिन फे अभी भी अपनी पावर्स की मदद से उन पपेट्स को काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन तब खुद ननरी का मास्टर मैदान में उतर जाता है और हम देखते हैं कि वो फे को यहाँ पर ब्रश पपेटियर ही बनाने वाला था, लेकिन तब शी और येन बीच में कूद जाते हैं और फे को बचा लेते हैं। हालांकि लड़ते वक्त येन को एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि मैं तो बस फे को रिकवर करने वाला था, मैं बेकार ही में बैठ जाता हूँ। वेल येन और शी को समझ आ जाता है कि उनकी पावर यहाँ पर यूजलेस है, लेकिन तभी हमारे वहाँ पर हीरो की एंट्री होती है। लू वहाँ पर आते साथ ही अपने पावर्स के मदद से बहुत सारे सोल्जर्स को समन करता है। लू येन को उठाता है और एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक देता है, यानी कि मानो वो ये कह रहा था कि चिंता मत कर दोस्त, मैं आ चुका हूँ। हैंडशेक के साथ ही लू येन के हाथों में कुछ देता है। अब जैसे ही वो लोग मिलकर हमला करने वाले थे, तभी ननरी का मास्टर अटैक करता है और शी, येन और साथ ही में मास्टर तक को बेहोश कर देता है। उसने एक ऐसा हमला किया था जो कि धीरे धीरे उनके पास से एनर्जी लेके उनको मार देगा। तब वो कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम अपने ब्रश को सेपरेट कर सको। लू के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय उसके बात मानने के। तब ननरी का मास्टर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से थोड़े आगे जाते ही तुम्हें एक छोटा सा मेंशन दिखेगा, उसके अंदर जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर 4 ड्रैगन्स रहते हैं और साथ ही वहाँ पर एक मास्टर कैलीग्राफर रहता है, जिसको कि बहुत ही मुश्किल से उस जगह पर सील किया गया है। तुम्हें अपने येलो ब्रश का यूज करके उस मेंशन के अंदर जाने का मौका मिलेगा और वहाँ पर जाने के बाद तुम अपने पेन्स को सेपरेट कर सकते हो। तब लू भी मान जाता है और अपने ब्रश की मदद से उस जगह के अंदर चले जाता है। वैसे वो जगह अंदर से बिल्कुल ही अलग और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। बाहर हम ननरी के मास्टर को देखते हैं, जो कि कहता है कि इसके अंदर जो भी गया है वो मरा हुआ ही वापस आया है। लू जब वहाँ पर सेक्रीफाइस हो जाएगा तो यहाँ जाने का रास्ता खुल जाएगा और साथ ही साथ हमें लू के ब्रशेस भी मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हमें लू को दिखाया जाता है, जो कि 4 ड्रैगन से घिरा हुआ था, लेकिन कोई भी ड्रैगन उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि लू के पास जो ब्लू ब्रश है वो उनसे बात कर सकती थी। और तभी वहाँ पर कैलीग्राफर भी आता है और कैलीग्राफर को देख के लू बिल्कुल ही चौंक गया था। तब हम देखते हैं कि कैलीग्राफर उसको अपने साथ एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर उसे एक ड्रिंक देता है। ड्रिंक को पीते साथ ही लू के सारे इंजरीज हील हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं, जिसका हाथ चमक रहा था। लू ने येन के हाथों में एक ऐसा चीज दिया था जिससे कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया था। येन रिकवर होने के बाद चुपचाप से फे और शी को रिकवर कर देता है और उनको रिकवर करने के बाद वो तीनों मिलके फिर से उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से लू और कैलीग्राफर को देखते हैं। कैलीग्राफर कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम अपने अंदर से दोनों ब्रशेस में से एक ब्रश को निकाल दो, या तो तुम्हें एक ऐसी पावर मिलेगी जिससे कि तुम उनको बचा सकते हो। तब लू दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और उसको सिलेक्ट करते साथ ही लू को एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड स्किल मिलती है और उस स्किल के साथ वो बाहर जाके 1 सेकंड के अंदर वहाँ पर मौजूद सारे एनिमीज को हरा देता है। और उसके बाद वो ननरी के मास्टर को पकड़ के पूछता है आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। तब वो कहता है कि हमारे मास्टर का नाम हैन जॉन है। और जैसे ही वो उसके मास्टर का नाम लेता है तो उसके मास्टर के द्वारा वो मारा जाता है। तब लू को याद आता है कि उसके टीचर ने भी बहुत पहले ये नाम को बोला था। तभी वहाँ पर सनराइज होता है और लू सोचता है कि आखिर उसे आगे क्या करना है। और इसी के साथ फाइनली हमारे इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा था और अगर मुझे इस एनिमे को रेट करना होगा तो मैं इसे 8/10 की रेटिंग दूंगा। और यार कमेंट सेक्शन में ये तो जरूर से बता के जाना कि आप कितना रेटिंग इसको देना चाहते हैं। वैसे तो ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन यार अगर आपको इस वीडियो को देखने में मजा तो यार दोस्त समझ के एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इसका पार्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी पार्ट 2 बनाने के लिए। जैसे ही एनिमे का सीजन 2 आएगा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको इसका पार्ट 2 जरूर से लेके आऊंगा।